देखना शुरू कर चुके हैं AMK1 का सॉल्यूशन 2014 का है ये 2014 का सॉल्यूशन है AMK1 मार्केटिंग सब्जेक्ट का, राइट। ओके, सो इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। 2 सेक्शन होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट आपको अटेंड करने हैं। पार्ट ए में आपके 2 सवाल होंगे और पार्ट बी में 2 से ज़्यादा होंगे। तो आपको पार्ट ए के तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी में ऑप्शन होगा कि आउट ऑफ 7 आपको कोई 5 करने होंगे, 6 आपको कोई 5 करने होंगे, 6 7, तो मतलब 3 करने होंगे। बेसिकली 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जानकारी मैं पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। हम इसके बारे में पिछले वाले क्वेश्चन पेपर्स में बात कर चुके हैं, यस और नो? 2011 के, यस, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब है, ये बेसिकली मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग क्या होता है सर? मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारे की सारी एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग बोलते हैं। इस मार्केटिंग को करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट आए। सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट 18 के एरा में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुआ क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। बहुत सारे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाए जा रहे थे। तो उनका मानना ये था कि प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना चाहिए, इसके बाद सेल तो कर ही दिया जाएगा। जब एफिशिएंट होगा, लोगों के लिए इकोनॉमिक रहेगा, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मानना है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मानना है कि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बना लेंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से नहीं बिकता, वो प्रोडक्ट अपनी खूबियों की वजह से भी बिकता है। अपनी खूबियों की वजह से भी लोग उसे ज़्यादा खरीदना और यूज़ करना पसंद करते हैं। तो भैया ये बात थी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिस्किट कंपनी एक ऐसा बिस्किट बना दे जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट, कलर, पैकेजिंग वगैरह करे, लेकिन अगर उसका टेस्ट अच्छा ना हो और ऐसे बहुत सारे बिस्किट बना लिए जाएं, तो क्या वो बिस्किट बहुत ज़्यादा बिकेगा? नहीं, वो बिस्किट नहीं बिकेगा, क्योंकि उसको कस्टमर को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। उसको सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्रोडक्ट का ध्यान, जब हम प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं तो हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। चलिए, सो यहाँ पे इनका मतलब होता है कि लोग हायर प्राइस पे कर देंगे एक्स्ट्रा क्वालिटी के लिए। ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का है। लेकिन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये मानता है कि लोग हायर क्वालिटी के लिए पैसा नहीं करेंगे पे, उनको चाहिए कि प्रोडक्ट जो सेटिस्फैक्ट्री हो और कम पैसे वाला हो। तो ऐसी बात तो हर जगह सही नहीं है, दोनों बात अपनी अपनी जगह सही है। तो ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग के। इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है ये। इसमें आपको बताना है कि भाई माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इन्वायरमेंट बिजनेस के इमीडिएट जो इन्वायरमेंट है, मतलब बिजनेस का जो फर्स्ट लेवल का जो इन्वायरमेंट है, मतलब खुद बिजनेस के अंदर कितने लोग हैं, ठीक है, क्लियर, उनके कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, कस्टमर, ये सारा का सारा जो है, ये कंपनी के कंट्रोल में, कंपनी के डोमेन में आने वाला सारा एरिया माइक्रो इन्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपनी की डोमेन में, ठीक है, कंपनीज डोमेन में आने वाले सभी एक्टिविटीज़ क्या होंगे? माइक्रो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ होंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट, कितने एम्प्लॉयज़, ठीक है, और वर्कर्स, और जितने भी मतलब बाकी सर्विसेज वगैरह हो रही हैं, ये सारा का सारा इनका कल्चर कैसा है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें। सप्लायर, क्योंकि इनके साथ क्लोजली रिलेटेड होंगे जितने भी सप्लायर होंगे,
है ना? यस। नाउ मार्केट इंटरमीडियरीज का मतलब होता है कि जो मार्केटिंग में मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में जो लोग आ रहे हैं उन्हें मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे सप्लायर हो गए, वेंडर हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं। इससे किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। राइट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की, जो कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में एरियाज आते हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, उनको हम माइक्रो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ या माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन का। कॉम्पिटिटर्स भी हमारे मार्केटिंग माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। कंज्यूमर्स भी हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। पर क्या सरकार बदलना, भूकंप आना या इस तरह का कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आना या किसी भी तरीके का पॉलिटिकल लीगल चेंज आना क्या किसी कंपनी के हिस्से में रहता है? क्या कोई कंपनी उसके ऊपर अपना मतलब इस तरह से कंट्रोल कर सकती है? गाइज, यस और नो? है ना? मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्जर सोसाइटल फैक्टर मतलब सोसाइटी के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटी फोर्सेस जो होती हैं वो मैक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, 100x जूम वाला सैमसंग S22 अल्ट्रा मोबाइल फ़ोन आ गया है जिससे बहुत ज़्यादा दूर मतलब इमेजेस खींची जा सकती हैं। अब भाई जो नया, अब उसी प्राइस पे जो कोई दूसरा पे कर रहा होगा और उसको इस तरह की ज़रूरत होगी कि उसको दूरबीन टाइप का कैमरा चाहिए, तो इस नए वाले टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा ना। इस टेक्नोलॉजी, इसका किसी पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। पॉलिटिकल कोई किसी सरकार का बन जाना, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कोई कल्चरल प्रैक्टिस हम रोक नहीं सकते, या ये हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में ये सब एरियाज़ नहीं रहते कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग रहेंगे, उनका क्या सेक्स रेशियो होगा, मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे, कितने अमीर कितने गरीब, कौन से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स वहाँ पर हो सकते हैं, ये सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं रहता। सो द फैक्टर्स और एक्टिविटीज़ विच आर नॉट कंट्रोलेबल बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन आर अंडर comes under मैक्रो एनवायरनमेंट्स। तो ये है फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। राइट। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग नोटिस करेंगे मैंने बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है। आप जब इसे एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप एक एक लाइन इनकी डेफिनेशन भी दे देंगे, हु आर कंज्यूमर, हु आर कॉम्पिटिटर, मार्केट इंटरमीडियरीज, जैसे मैंने आपको वर्बली समझाया है। ऐसा नहीं है कि आपको ये आंसर शीट मिलेगी तो इतना सा ही लिखना है। कई बार यहाँ पर आंसर्स कम ज़्यादा शब्दों में लिखे रहते हैं। तो ये मेरा सजेशन है आप सभी लोगों को कि समझाए हुए शब्दों के बाद आपको एक वर्ड लिमिट मैं बता दूंगा। चलो मैं अभी ही बता देता हूँ, सही रहेगा ना? वर्ड लिमिट कितना कितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है, इसके बारे में वैसे बाद में तो बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जब 2 नंबर का कोई सवाल आए तो आपको लिखना है 100 वर्ड्स, मतलब वैसे 80 to 100 वर्ड्स लिखना रहता है। ठीक है। अगर आपका सवाल जो है 3 नंबर का आया तो आप 100 to 120 वर्ड्स लिख सकते हैं। 5 नंबर का आएगा तो आपको मिनिमम आपको 150 to 250 वर्ड्स लिखने हैं। और 10 नंबर में आ रहा है तो 350 to 500 वर्ड्स में वो आंसर होना चाहिए। ये एक आइडियल अप्रोच है हमारे आंसर्स लिखने की। ठीक है, ये एक आइडियल नंबर सिस्टम है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही गाइज? है ना? समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है भाई, चलिए। तो ये 2 नंबर के लिए, ये 3, ये 5 और ये 10 नंबर के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
हमसे पूछा गया है कि भाई ये सैचुरेशन और डिक्लाइन स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीसीएल, है ना। अच्छा, मुझे पहले आप लोगों से पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं। पीसीएल का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? ओ सॉरी, पीएलसी। हाँ, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इन्होंने दो आपसे स्टेजेस पूछी हैं। एक है सैचुरेशन स्टेज, दूसरा है डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, इन दोनों स्टेजेस को आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है सैचुरेशन स्टेज और डिक्लाइन स्टेज में। अच्छा, आप जब कल मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्या मैंने वहाँ कहीं सैचुरेशन की बात की थी? याद से बताना, है ना। अहद, बाकी सभी लोग? अच्छा, सिर्फ हर्ष है क्या हमारी क्लास में, बाकी लोग नहीं है क्या? देव, बाकी लोग हैं ही नहीं। शिवम, सौम्या, उत्सव, विनय, पूजा, रोहित, गाइज प्लीज, आप लोगों के रिप्लाई से मुझे एनर्जी मिलती है, सो गाइज प्लीज रिप्लाई। राइट, हमने ये शब्द नहीं पढ़ा था सैचुरेशन, अब ये तो आ गया है, पर हमने पढ़ा नहीं है। तो सर, या तो आपने गलत लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, या तो फिर सही थी पर इसमें कुछ नई चीज़ है। देखिए, लाइफ साइकिल तो सेम ही थी, पर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन फेज, अच्छा मुझे बताओ कौन कौन से फेज थे? कोई भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो कौन कौन से फेजेस में आता है? चलो, यस, इंट्रो और ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इंट्रो। ठीक है। अच्छा, जब कोई तो प्रोडक्ट ऐसे आएगा, ऐसे था कुछ ग्राफ, इसके साथ प्रॉफिट ऐसे जुड़ता हुआ चला जा रहा था, है ना गाइस? यस, इसको अरे आप अगर इसे थोड़ा सा छोड़ दें तो ना, तो इस तरह का कोई ग्राफ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कल वाली क्लास में। ऐसा ही कुछ 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 ऐसा ही दिखता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके आगे और चीज़ नहीं जा सकती। अब भैया सैचुरेट हो गया है, ठीक है, क्लियर। अगर और कुछ करना है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चलो एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। मान लेते हैं मुझे क्या करना है, चीनी पानी का घोल बनाना है, चाशनी बनानी है। तो एक 100 ml पानी में, 100 ml पानी में मैंने 1 कटोरी चीनी डाली, गल गई, 2, 3, 4, 5। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अब उसमें चीनी नहीं घुलेगी, बहुत गाढ़ा हो जाएगा सिरप। गाइज, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं अब चीनी उस पानी में और ज़्यादा नहीं घोल रहा हूँ, तो वो सैचुरेट हो गया है। ठीक, ऐसे ही तो सर ये हमारे सैचुरेशन स्टेज का मतलब क्या है? मैच्योरिटी स्टेज। क्या मैच्योरिटी स्टेज से और ऊपर जा सकता है क्या हमारा प्रोडक्ट? ये ऐसी लिमिट है जो सैचुरेशन लिमिट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे चीनी पानी में उस 100 ml वाटर में 3 कटोरी से ज़्यादा चीनी नहीं घुल रही है, ऊपर ही आ जा रही है, बस दाना दाना दिख रहा है, बस इतनी गाढ़ी चाशनी बनाई है, बहुत ज़्यादा टाइट सी हो गई है, उसके ऊपर चीनी ऊपर से लगी हुई है। आप समझ पा रहे हैं ना कैसा? उस कंडीशन में चीनी घुलेगी ही नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं है। अगर और चीनी घोलनी है तो पानी डालना पड़ेगा। सैचुरेशन अगर आ गया है तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे प्रोडक्ट में, तभी तो बिकेगा, तभी तो चीनी घुलेगी। समझ रहे हैं ना आप लोग, है ना? ये सबको समझ आ रहा है? देखो, ऐसे शब्दों का आना लाजमी है, आप ऐसे शब्द बहुत बार देखेंगे। ठीक, तो थोड़ी सी आदत आप अपनी डाल लें। राइट, चलिए, तो सैचुरेशन स्टेज बेसिकली मैच्योरिटी स्टेज था, मेरा कहने का मतलब इतना ही है, और बस इतना ही बता रहा था मैं आपको। ठीक है, चलिए, सो सैचुरेशन स्टेज या फिर मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, इस स्टेज पे दिस स्टेज जनरली लास्ट लॉन्गर देन एनी अदर स्टेजेस। आप देख रहे हो ज़्यादा दिन के लिए चल रही है मैच्योरिटी स्टेज यहाँ पे,
है ना, क्लियर, एंड पॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर द मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग द सेल्स लेवल। अब इस कंडीशन में सेल्स लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए। रीज़न ये रहता है कि भाई एक तो मतलब लोगों की अचानक से डिमांड ज़्यादा आ रही है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। जब ज़्यादा आ रही थी उसके हिसाब से हमने अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन जब कम हो रही है तो हम अपने खर्चे कहाँ कहाँ कम करें। ये बड़ी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप समझ पा रहे हो कि एक बार बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है। तो जब उसको कंट्रोल करना है तो भैया 3 तरीके की स्ट्रैटेजी हो सकती हैं। मार्केट में मॉडिफिकेशन ले आओ, आ जाए, या प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन ले आओ, या मार्केटिंग का जो तरीका है, मार्केटिंग मिक्स जो है उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दो, तब तो आप बच पाओगे। वरना सेम प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक तो लोग नहीं खरीदेंगे ना। यस और नो? ठीक है, चलिए। तो जैसे एक मोबाइल मान लेते हैं सैमसंग, एक आई इसकी बात कर लेते हैं, नोकिया की। नोकिया के बटन वाले मोबाइल फ़ोन आया करते थे भाई, ठीक है, इस तरह के। अब इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन निकाला, दो, किसी का डिज़ाइन बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, सिम 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं। तो ये क्या करते रहते थे, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन। मार्केट में भी मॉडिफिकेशन आता था, मार्केट में मॉडिफिकेशन लोगों की नीड ज़्यादा हो जाती थी, कम हो जाती थी, जिसके हिसाब से इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम ज़्यादा हो सकती थी, है ना, क्लियर। चलिए नाउ, तो ये नए नए बायर ढूंढ लेते थे, तो भैया बढ़िया बात है, ये सेल मेंटेन कर लेंगे, है कि नहीं। अगर मुझे पता चल जाए कि यार इस जगह पे ना मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है, तो नए कस्टमर में ढूंढ के लाऊंगा, तो पुरानी सेल जो है मेरी, जो ज़्यादा नहीं हो रही थी, अब वो थोड़ी मेंटेन हो जाएगी नए कस्टमर के जुड़ने से। ठीक, अब जब लोग आ रहे हैं, अब मेरे को लगा कि बस अब लोग और नहीं आ सकते, तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट चेंज करूँगा सेम कस्टमर को बेचने के लिए, है ना, कि अब पता है भैया सैचुरेशन लेवल पे आ गए, अब नहीं हो सकता कुछ, अब तो अब बदना, मैं प्रोडक्ट बदलूँगा। फिर अगर मेरे प्रोडक्ट बदलने से भी तरीका काम नहीं कर रहा, तो मैं एडवर्टाइज़ लोगों को ज़्यादा ज़्यादा करूँगा कि आज ही खरीदें इतने ऑफ़र में, फलाना ढमकाना, मैं बहुत सारे तरीके के ऑफ़र वगैरह लेकर आ जाऊँगा ना। मार्केटिंग मिक्स में अपना चेंज कर दूँगा। सो ये मैं क्या मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा जो मेच्योरिटी फेज़ है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। चलो, तो इसी स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेशन स्टेज बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे, नहीं 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 नहीं, सारे 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 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है, बताओ भाई। हाँ, और कमेंट में लिखना शुरू कर दो भाई, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जल्दी से फटाफट, यू हैव 1 मिनट ओनली। ठीक है, प्राइस, पहले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, आगे प्लेस प्रमोशन, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट वाला पी, मैंने आपको जब मैं सेल्स स्ट्रैटेजी बताता था, तो मैं आपको बोलता था पर्सनल, पर्सनल कौन, सेल्स पर्सनल, 5 पीस हो जाते थे वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये बाकी लोग लिख क्यों नहीं रहे भाई, मैं आप सब लोगों से नाराज़ हूँ जिन लोगों ने लिखा नहीं मेरे कहने के बाद भी। इसका 2 मतलब हो सकता है, या तो आपको सारा आता है, या तो आप मेरी बात नहीं मान रहे, ठीक। तो कक्षा में हैं आप, थोड़ा सा मेंटेन करें, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप लोग एक दूसरे के साथ, या फिर पूरी क्लास एक सुर में बोलेगी कोई बात, तो है ना, हारमनी बनी रहेगी। यस, ना आगे चलते हैं। डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जब भैया प्रोडक्ट अब बिकना ही बंद हो रहा है, देख रहे हो ना आप। ये ग्रीन वाली लाइट जो थी, मतलब ये जो ग्रीन वाला मैंने सिग्नल बनाया था, ये बनाया था मैंने इसके प्रॉफिट के लिए, और रेड वाला बनाया था डिमांड के लिए, ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ, सो अब भाई डिक्लाइन जब हो रहा है, देखो डिक्लाइन फेज़ में जब आया हमारा प्रोडक्ट, तो डिक्लाइन फेज़ में होता क्या है, हमारा प्रोडक्ट अब
बिकना बंद हो जाएगा, कम होगा, धीरे 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 लोग छोड़ देंगे, स्विच कर देंगे। रीज़न हो सकते हैं बहुत सारे, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। या तो कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में मेरे वाले प्रोडक्ट को टक्कर देने के लिए, या कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया है जो ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़िया सर्विसेज के साथ सेम प्रोडक्ट दे रहा है, या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही है ना। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक, क्लियर। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं उनको धीरे धीरे हमें क्लियर भी कर देना है। क्लियर करने का मतलब है उन्हें धीरे धीरे क्लोज कर देना है, बनाना। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, सोच के बताना। आप सब लोगों ने सोनी का नाम सुना है? सोनी एरिक्सन। क्या लगता है ये कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती थी पहले? इसके आते थे ना सोनी एरिक्सन के मोबाइल फ़ोन। आजकल ये मोबाइल फ़ोन अभी भी बनाती है, तो क्या ये प्रॉफिट में होगी कंपनी? भाई सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? यस गाइज, चलिए। सोनी एरिक्सन पैसा कमा पा रही होगी, प्रॉफिट आ रहा होगा इसको बहुत ज़्यादा। चौंकाने वाली बात बता दूं आपको, इसने 2021 के अंदर ना 2021 के अंदर 1 बिलियन तक की सेल करी है मोबाइल फोन्स की। $1 बिलियन। मज़ा आ गया है ना? सर झूठ बोल रहे हो सर, हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो सर। सोनी ने मोबाइल फ़ोन बेचना बंद नहीं किया। दो अलग अलग कंपनी थी, सोनी और सोनी एरिक्सन। ठीक है। अब ये सोनी कंपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बनाती है। ये सोनी ब्राविया है ना, सोनी एरिक्सन। ठीक है, ये पहले वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी पे भी काम किया करते थे। ईयरफोन्स वगैरह बनाते हैं ना पानी के अंदर डाल के, याद है आप लोगों को? ऐड आता था ऐसा। तो इनका वाटर रेजिस्टेंस भी अच्छा था, डिस्प्ले भी अच्छी है। सोनी के कैमराज आते हैं तो लेंसेज वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं है। खुद की टेक्नोलॉजी इन हाउसिंग है ना सारी की सारी, कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं खरीदनी। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जितने भी अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थे, देखो मोबाइल फ़ोन भी ना अलग अलग तरीके के आते हैं, एक मिड रेंज, हाई रेंज, लो रेंज, सब लोगों के लिए, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो उन्होंने क्या किया, यूएस में ही ज़्यादा नहीं बिकता, इतना ज़्यादा नहीं बिका है। कहीं आपको लग रहा है इसकी बहुत ज़्यादा सेल हुई है, मतलब लोगों ने लूट के खरीदा? नहीं, इन्होंने बहुत कम प्रोडक्ट बेचे हैं लेकिन बहुत पैसा कमाया है। रीज़न क्या है? पहले तो इन हाउसिंग, सारा का सारा टेक्नोलॉजी खुद के घर का है, डिस्प्ले, कैमरा, लेंस, बैटरी, वाटर रेजिस्टेंसी, है ना, सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने जो भी अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थे उनको बंद कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया कि अब हमें बेचेंगे नहीं, नॉर्मल मार्केट में जाना ही नहीं है, हमें प्रीमियम मार्केट पे ध्यान देना है जो हमारे खुद के कस्टमर्स हैं। ठीक है। सो इट रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम ईच मार्केट सेगमेंट। तो उन्होंने यही किया कि नहीं, है ना? मतलब कुल मिला के इनकी सेल डबल हो गई यार 2021 के अंदर। मैं अगर एक फिक्स फिगर की बात ना करूं तो सोनी एरिक्सन की जो पुरानी सेल थी 2019-20 की, 2020-21 की सेल ऑलमोस्ट डबल है मोबाइल फ़ोन्स की, ऑलमोस्ट डबल। और बढ़िया प्रॉफिट छाप रहे हैं लोग। कुल मिला के इन्होंने क्या किया, डिक्लाइनिंग स्टेज से फाइट करके अपने प्रोडक्ट को स्टैंड अलोन अलग कर दिया बिल्कुल। और डिज़ाइन वगैरह में चेंज नहीं लाते, ये पता क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बदलते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन में डिज़ाइन वगैरह में चेंज नहीं लाते, जिससे मशीनरी भी बचती है इन लोगों की, मैन पावर का भी उतना ज़्यादा यूज़ अलग से नहीं होता, कुछ नई चीज़ें ज़्यादा नहीं खरीदनी पड़ती, कैमरा वगैरह इधर उधर कर देते हैं बस, डिज़ाइन में कुछ मेजर चेंज नहीं लेकर आते। ठीक, तो आ गया मज़ा। इस तरह की केस स्टडीज़ आपको और भी चौंका देंगी। अलग अलग लाइफ स्टेज में अलग अलग डिफरेंट डिसीजंस लेके हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेफ गार्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन एंड
स्किम द क्रीम प्राइसिंग। पहला, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है जियो मार्केट में आया, जियो सिम जो है मार्केट में लॉन्च होती है और ये ऐलान कर देते हैं कि हमारे पास इंटरनेट फ्री में मिलेगा सब लोगों को। ठीक है, बच्चे बोल रहा था मैं, जो जियो की सर्विसेज हैं वो फ्री में मिलेंगी। इन्होंने मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश करी। पेनिट्रेट करने का मतलब है इमीडिएटली ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होता है, ज़्यादा सेल करनी होती है तो हमें जगह बनानी पड़ती है। जैसे बस में भरी हुई खचाखच बस में जब आप एंट्री लेने की कोशिश करते हो तो भैया थोड़ा साइड हो जाओ, ऐसे जगह करते हो ना, है ना, कुछ तो करके ऐसे कि बहुत पैर में दर्द हो रहा है, तबीयत ख़राब है ना, कुछ भी ऐसे। तो ये ऐसा ही कुछ, मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव चीज़ें करके आप कस्टमर के साथ प्राइस अपना ड्रॉप करके ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट लेकर, ठीक है, क्लियर। तो द क्वालिटी द क्वांटिटी सोल्ड हाईली सेंसिटिव टू द प्राइस। जितना भी प्रोडक्ट बेचा जाता है मार्केट पेनिट्रेशन में, जब हमें मार्केट को पेनिट्रेट करना होता है, अपनी जगह बनानी होती है नए प्रोडक्ट की, क्योंकि नए प्रोडक्ट की कोई जगह ही नहीं है, पहले से मार्केट सैचुरेट है। अगर आप आज मैं आप लोगों को बोलूँ कि क्या मार्केट में जूता बहुत सारा होगा, सब लोगों को जूते मिल जा रहे होंगे, शूज़ खरीदने के लिए किसी भी टाइप के जूते मिल रहे हैं सब लोगों को, लेकिन क्या नई शूज़ फैक्ट्री आना बंद हो जाएंगी, नए शू ब्रांड आना बंद हो जाएंगे? नहीं, वो भी आएंगे और मार्केट में अपनी जगह बनाएंगे। ठीक है, जब वो आएंगे तो वो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस के साथ अगर नहीं आए तो उनको मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करने में ज़्यादा समय लग सकता है। तो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइस वो होता है जब पहली बार हम मास मार्केट को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करते हैं और ज़्यादा सेल करते हैं कम प्राइस पे। नाउ मार्केट स्किमिंग प्राइस। स्किमिंग प्राइस का मतलब होता है कि ऐसे प्राइसिंग जिसमें धीरे धीरे हम लोग पैसा ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं, प्राइस को ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं। पहले ऐसे प्राइसिंग जो है ना प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे आईफोन हो गया, पहले लॉन्च होगा 1 लाख रुपए का, धीरे होगा 95,000, 92,000, 89,000, 87। अचानक से नहीं होगा कि 85 का हो जाए, 1 लाख का था पहले, नहीं, धीरे धीरे 2 4 5 धीरे धीरे कम होगा। तो जैसे हम लोग बटर निकालते हैं मिल्क से धीरे धीरे स्किम करके, ऐसे ही मैन्युफैक्चरर नया प्रोडक्ट लॉन्च करके पुराने वाले प्रोडक्ट के साथ उसमें से मलाई निकाल रहा होता है। ठीक है, तो स्किम द क्रीम प्राइसिंग या फिर स्किमिंग प्राइसिंग डायरेक्टली इसे कहते हैं। नाउ कुछ कंडीशंस हैं कि द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ इनइलास्टिक, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, उसके हिसाब से प्राइस को कम ज़्यादा किया जाता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल वॉल्यूम इज़ नॉट वेरी हाई। द प्रोडक्ट इज़ मेंट फॉर एलाइट क्लास ऑफ बायर। एलीट क्लास ऑफ बायर्स मतलब महंगे शौक रखने वाले लोगों के साथ जो प्रोडक्ट बेचा जाता है उसमें ही किया जाएगा ये। देयर इज़ अ सफिशियंसी, लार्ज नंबर ऑफ बायर हैविंग अ सब्सटेंशियल डिमांड। देयर इज़ अ लिटिल रिस्क ऑफ एमरजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। जब बहुत ही कम रिस्क हो कि कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, अगर जिसमें रिस्क रहता है सर उसमें भैया रिस्क रहेगा तो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचोगे ना, स्किम थोड़ी करोगे, धीरे धीरे कम नहीं करोगे, अचानक से कम कर दोगे। अगर कंपटीशन वाले ने कम कर दिया आपका भी कम नहीं होगा तो भैया बिकना बंद हो जाएगा माल। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ अगला सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। बार्गेन और डिसेप्टिव प्राइस, क्या हम इस बारे में बात कर चुके हैं? स्किप कर दें पिछले चैप्टर्स में। यस, डिसेप्टिव प्राइसिंग वो होती है जब हम ना धोखेबाजी से लोगों को बुलाते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, जब वहाँ गए तो ऑफर ख़त्म था, उसने बोला है ही नहीं सर, सॉरी स्टॉक आउट हो चुका है। आपने बोला कल ही तो पोस्टर लगाया था, उसने बोला कोई बात नहीं सर, कल से आज में ख़त्म हो गया। तो पोस्टर क्यों लगाया जब आपको पता था पोस्टर लगाने से ज़्यादा सेल होगी तो उतना माल होना चाहिए? नहीं, जानबूझकर ऐसा किया गया जिससे आप आओ उनकी दुकान पे और वो अब आपको दूसरा प्रोडक्ट बेचें, हाई प्राइस आइटम। इस तरीके की प्राइसिंग को डिसेप्टिव प्राइसिंग बोलते हैं। कभी कभी आप ऑनलाइन देखते हो, गूगल पे सर्च किया तो नीचे जो तुरंत प्राइस दिख रहा है वो तो दिख रहा है 1,000 रुपये, लेकिन जैसे ही वेबसाइट पे गए तो वहाँ दिखता है क्या, 1,200 रुपये प्लस में 70 रुपये डिलीवरी चार्ज। तो ये है धोखेबाजी वाली प्राइसिंग यानी कि डिसेप्टिव प्राइसिंग। बार्गेन प्राइसिंग के अंदर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग भी कहते हैं इसे,
तो धीरे धीरे कस्टमर क्या करता है, पैसे कम करवाता है, बार्गेन करवाता है, वैक बैक भी करवा लेता है, मतलब स्टार्टिंग का जो प्राइस ऑफर होता है उसको पे वापस आ जाता है क्योंकि उसे लगता है उसी में ज़्यादा फ़ायदा था। ठीक है। स्टिकर शॉक, द बायर इज सरप्राइज और टेकन अबैक बाय प्राइस यू हैव ऑफर्ड। ठीक है। चेरी पिकिंग, ऐसे लोग, चेरी पिकिंग प्राइसिंग का मतलब है कि भैया लोग सिर्फ चेरी पिकिंग का मतलब है कि जब आप बार्गेनिंग वगैरह हो रही होती है तो लोग ज़्यादा खरीद लेंगे, मतलब जिसमें जिसमें बार्गेन मिल रहा है बस वही खरीदेंगे, बिना बार्गेन वाले प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, तो वो चेरी पिक कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ द आइसक्रीम, ऐसा समझ लो। पेंसिल शार्पनिंग, बायर प्राइम्स द सेलर इनटू एक्सेप्टिंग अ प्राइस ड्रॉप, कि देख लो सर प्राइस ड्रॉप है, आ जाओ बस, आज आज नहीं तो कल कुछ भी नहीं है। ठीक है। नाउ गोइंग गोन, द बायर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मैं जा रहा हूँ सर, देना है तो बताओ, होता है ऐसा? ये वहाँ यहाँ लिख नहीं सकते ये ऐसा अंग्रेजी में, इसलिए लिखा है गोइंग गोन। बायर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि सर देख लो मैं चला जाऊँगा, देख लो भाई, है ना, होता है ऐसा, मैं जा रहा हूँ बस, दुकान के बाहर खड़े होकर भी बोल रहा था जा रहा हूँ मैं। यस। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? The functions performed by distribution channel may be grouped into categories as follows: transactional functions, logistical functions, facilitating functions। ये तीन तरह के फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर किए जाते हैं। ट्रांजैक्शनल फंक्शन का मतलब है जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रोडक्ट दिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, ये क्या है, ट्रांजैक्शन है ना। यस। नाउ लॉजिस्टिकल, किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करा दिया जाता है, ठीक, उसके जो लाइक जो भी लोकेशन है ना, उस लोकेशन पे जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जाता है। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, फैसिलिटेटिंग फंक्शन का मतलब है कि भैया जो भी एडिशनल सर्विसेज चल रहे हैं, मतलब जैसे किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाने में कोई रिस्क है, इंफॉर्मेशन है, मेंटेनेंस वगैरह है, इस तरह की सर्विसेज भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिल जाती हैं। ठीक, चलिए। Does a channel of distribution perform a variety of functions such as buying, selling, bearing risk, assembling, storage, grading, transportation, post purchase service and maintenance, financing, market information, और भी बहुत सारा। But the relative importance of storage is more important of perishable goods and bulky material, coal, petroleum product, iron, ये सारा का सारा। ऑटोमोबाइल केस में एंड सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक लाइक कंप्यूटर आफ्टर सेल सर्विस, लाइक कंप्यूटर्स, इसमें आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा काम करता है कि कितनी जल्दी आप कस्टमर को उसके प्रोडक्ट को ठीक करके या फिर उस पर सर्विस करके वापस कर देंगे। नाउ अगला सवाल, टोटल सिस्टम अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें पूरा ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि एक सिंगल फंक्शन भी अच्छे से परफॉर्म किया जा रहा है। टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब है जैसे जब मैं किसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो उसमें कॉस्टिंग, सेफ्टी, पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज, ड्यूरेशन, इन सभी का ख्याल रखा जाए। बेस्ट एफर्ट लगा के जब सारे के सारे सिस्टम से मैं बढ़िया क्रीम निकाल पाता हूँ तो इसी को मैं बोलता हूँ टोटल सिस्टम अप्रोच। ठीक है, क्लियर। चलिए, मतलब ऐसा नहीं चाहेंगे कि सस्ता ट्रांसपोर्टेशन चूज़ कर लें और स्लो जाए और बाद में पहुंच रहा है तब तक हमारा पेरिशेबल आइटम ख़राब हो गया है। नहीं, टोटल सिस्टम अप्रोच, प्राइस भी कम हो, ज़्यादा अच्छा हो, जल्दी पहुंच जाए, ठीक है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी है तो वो भी मिल जाए, और भी बहुत सारी सर्विसेज जितनी ज़्यादा पॉसिबल है, मतलब कुल मिला के बेस्ट एफर्ट लगाने वाले तरीके को जिससे डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसी को टोटल सिस्टम अप्रोच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नाउ बाइंग फार्मूला थ्योरी ऑफ सेलिंग, अगर कोई भी प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो कैसे खरीदता है, थ्योरी के हिसाब से देख लेते हैं। पहले किसी को कोई ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है, फिर वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को देखेगा जो उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, फिर देखेगा कौन सा ब्रांड और कंपनी उसको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फिर वो उसे परचेज़ करेगा। परचेज़ करने के बाद अब उसको सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन होगा, है ना।
याद करो, बाइंग फार्मूला थ्योरी कुछ भी नहीं है, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ही एक दूसरा अभिन्न अंग है। ठीक है, यस। ये फर्स्ट ईयर वाला पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल नया है। हाँ सर, आपने तो मतलब पनीर को कढ़ाई में बना दिया, बोल रहे हो कढ़ाई पनीर है। यस, ऐसा ही कुछ समझ लो आप। तो ये कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का ये सगा भाई ऐसा आप कह सकते हो। तो बाइंग फार्मूला थ्योरी कहती है कि कंज्यूमर अपनी नीड के हिसाब से, अपनी वांट डिमांड के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर नाउ। इन बाइंग सिचुएशन द वर्ड सोल्यूशन कंसिस्ट टू पार्ट, द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड नेम। कौन सा प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा और किससे खरीदूंगा, इससे मुझे सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये है बाइंग फार्मूला थ्योरी, जिसमें हमें कोई ज़रूरत महसूस होगी, उसके लिए हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस चूज़ करेंगे, फिर उसे किसी कंपनी या ब्रांड का देखते हुए खरीद लेंगे। खरीदने के बाद या तो हमें सेटिस्फेक्शन होगा या फिर डिससेटिस्फेक्शन, राइट। अकॉर्डिंग टू दीज स्टेजेस द गाइडलाइंस ऑफ अ सेल्स पर्सन शुड फॉलो आर, इफ प्रोस्पेक्ट डज नॉट फील द नीड शुड बी एम्फेसाइज्ड। कि सर देखो आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ज़रूरत है सर, ले जाओ इसको। आपने लैपटॉप ख़रीदा है, वारंटी इसकी 1 साल की है, एडिशनल वारंटी में सिर्फ 3,000 रुपये में बेच रहा हूँ, ले जाओ सर। अगर टूट गया ना, 3 साल की वारंटी की ज़रूरत, उसे याद दिलाओ। अगर कुछ ख़राब हो गया तो हम लोग तो 100% इसके ऊपर जो मनी बैक दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट भी करवा देंगे। तो अब उसे लगेगा हाँ हाँ ज़रूरी है। If the prospect does not think of the product at the time of need, association between the need and product should be emphasized. जब वो कोई प्रोडक्ट खरीद, मतलब उसको कोई ज़रूरत है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, स्टोर में हम खड़े होते हैं, हमको नहीं पता था हमको कौन सा वाला प्रोडक्ट मेरे को बेटर सूट करेगा, सबसे बेहतर कौन सा रहेगा मेरे लिए। तो सेल्स पर्सन को इसमें हेल्प करनी चाहिए और वो ये काम करेगा। इफ़ प्रोस्पेक्ट डज नॉट थिंक ऑफ ब्रांड और कंपनी नेम व्हेन थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कंपनी का रिलेशन उस कंज्यूमर के साथ हमें ऐड कर देना है। इफ़ द नीड प्रोडक्ट एंड ब्रांड नेम आर वेल एसोसिएटेड, द सेल्स पर्सन शुड एम्फेसाइज ईज़ ऑफ परचेज एंड यूज़। आसानी से खरीदने के लिए हम उसे बता दें कि बिलिंग वगैरह करा दे रहा है, सारी चीज़ें। व्हेन सेलिंग टू अ न्यू prospect, every element in formula should be presented, conversation with the people including salesperson, सारे के सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। सो ये थी सेलिंग फार्मूला थ्योरी। नाउ एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल, कमेंट हाउ एडवर्टाइजिंग डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी। यस, एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल, इसके बारे में बात कर चुके हैं, यस और नो। तो एडवर्टाइजिंग इज़ वेस्टफुल, इसके ऊपर जब हमें कमेंट करना है तो हम ये बोलेंगे कि भैया इसके अच्छे काम तो ये हैं कि हमें कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के क्लोज लेकर जाती है, लोगों को अवेयर कराती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और प्रमोशन हो जाता है सामान का बाकी सभी लोगों के पास। सिंस पीपल बिकम अवेयर देयर इज़ मोर रेवेन्यू। एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी इज़ अ बिग रिलीफ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अगेंस्ट में हमने कुछ बातें कही कि भैया वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। हेयर सिंपली सेलिब्रिटीज़ आर एंडोज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ गुड्स बिकॉज पीपल गेट ऑफन ल्योर्ड, उनको लालच आ जाता है। अगर कोई देखे ना कि कोई सेलिब्रिटी लक्स सोप यूज़ कर रहा है ना, तो वो भी बोलेगा हाँ 10 वाला लक्स सोप अगर वो यूज़ करते हैं तो मैं भी 10 रुपये वाला ही क्यों ना खरीदूँ, है ना। सो स्पेंडिंग सो मच ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट कॉल्ड फॉर। इंस्टेड ऑफ दिस लोगों को पैसा दिया जा सकता है, सेलिब्रिटीज़ को पैसा ना दे के जो मिसलीड करते हैं, इसके बजाय हम अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को ज़्यादा सुधार सकते हैं, है ना। लोगों को गलत आदत लग सकती है और एथिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा रहा। बहुत सारे ऐसे कि बोलो जुबां केसरी वाले एडवर्टीज़मेंट आ रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर इसका समराइज़ किया जाए तो एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेक सेंस बनाना चाहिए एडवर्टीज़मेंट क्यों किया गया है। आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे प्रमोशन यानी कि पब्लिसिटी को नहीं समझाया है। रीज़न, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, पब्लिसिटी के बारे में पता करके आना। BRL 1 अगर आप पुरानी किताबों में देखिए तो मिल जाएगा, वरना AMK में तो मिलेगा ही। ठीक है, पब्लिसिटी का एक पूरा चैप्टर है, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। नाउ
कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिपार्टमेंटल स्टोर्स विद चेन स्टोर्स। तो हमें भैया डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स में डिफरेंस निकालना है। तो भाई बात कर लेते हैं मीनिंग क्या होता है दोनों का। डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज स्केल रिटेल स्टोर होता है जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे और बहुत सारे सेक्शंस होंगे अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे ये सारा का सारा काम हो रहा होगा। लेकिन चेन स्टोर ऐसा नहीं होता। चेन स्टोर्स दे आर द रिटेल शॉप ओन्ड बाय अ सिंगल ओनर, एक अकेला मालिक सभी चेन स्टोर्स का मालिक होता है। जैसे डी मार्ट की अगर मैं बात करूं तो दमानी करके एक राधा कृष्ण दमानी है ना, वो इन सभी चेन स्टोर्स को ओन करते हैं। बिग बाज़ार को किशोर बियानी ओन करते थे, ठीक है। सो दीज आर चेन स्टोर्स, अलग अलग एरियाज़ में लोकेटेड होती हैं लेकिन इनका फंक्शन सिमिलर रहता है सभी के सभी स्टोर्स का, ठीक। वैरायटी ऑफ गुड्स, कौन कौन से टाइप के सामान मिलते हैं यहाँ पे भैया डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर? लार्ज वैरायटी ऑफ गुड मिलेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। चेन स्टोर्स के अंदर ये पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं बस उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं, है ना, क्लियर ना। लोकेशन, ये सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड होगा सिटी के, और ये रेजिडेंशियल एरिया के आसपास लोकेटेड होंगे जितने भी चेन स्टोर्स होंगे। छोटे छोटे होते हैं ना, इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं चेन स्टोर्स के मुकाबले। नाउ अगर कैपिटल की बात करूँ यानी कि पूंजी जितने रुपए में शुरू किया जाएगा, तो भैया डिपार्टमेंट स्टोर क्योंकि बहुत बड़ा होता है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। चेन स्टोर्स में वो कम पैसे में शुरू किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू द डिपार्टमेंटल स्टोर, कंपेयर करने के हिसाब से, वरना तो इसमें भी लगते हैं। चॉइस ऑफ गुड्स, किस तरह के सामान यहाँ पर सेल किए जाते हैं। इट डील्स इन वेराइटी ऑफ गुड्स एंड ऑफर्स वाइड चॉइस टू कंज्यूमर्स। लेकिन अगर चेन स्टोर्स की बात की जाए तो इट डील्स विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड वाइड चॉइस टू कंज्यूमर्स। होम डिलीवरी, यहाँ पे इट डील्स विद द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड ऑफर चॉइस वाइड चॉइस टू कंज्यूमर। ये तो भैया सिर्फ इट डू नॉट प्रोवाइड होम डिलीवरी टू द कस्टमर, ये नहीं देते, लेकिन डिपार्टमेंट स्टोर वाले दे देंगे। नाउ ऑपरेशन, इट प्रोवाइड होम डिलीवरी टू कंज्यूमर्स। ऑपरेशन ऑफ चेन स्टोर्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट इसका है और ये पॉइंट इसका है, दोनों में मिलेगा भैया। इसमें मिल जाएगा आपको डिलीवरी और इसमें डिलीवरी नहीं मिलेगा। मोटो क्या रहता है इन लोगों का? मोटिव ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर, मोटिव ऑफ चेन स्टोर इज़ टू अप्रोच द कस्टमर्स। प्राइस, ऑपरेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आज आर रिजिड इन नेचर, कि भैया यही होगा जो काम यहाँ पर कराया जा रहा है। इट चार्जेस कंपेरेटिवली लेस प्राइस देन दैट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, इट जनरली चार्जेस द हाई कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इन डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ हाई, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग चेन स्टोर इज़ वेरी लो। सो ये थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विशन था दोनों के बीच, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स के बीच में। नाउ शॉर्ट नोट लिखना है आपको, यूनिट प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग और फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइस। क्या इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं गाइज? यूनिट प्राइसिंग, जोन प्राइसिंग नहीं, तो कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक, चलिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, सी यू टुमारो। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। अगर आप लोग हमारी ट्यूशन क्लास का हिस्सा नहीं हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8284x7 188, राइट। और आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं info@bbrl.com पे, राइट। चलिए, सी यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।